नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे कोरोना के बढ़ते खतरे की। दरअसल प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। 28 दिसंबर को करीब 55,000 से अधिक सैंपल की जांच हुई, जिसमें 42 लोग पॉजिटिव पाए गए। दूसरी तरफ नए साल पर किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, इसको लेकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। वहीं लापरवाही कई जगहों पर अभी भी देखी जा रही है और इसी लापरवाही ने सरकार और प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल यह है कि नए साल पर सख्ती बढ़ाने की क्या जरूरत है, और सवाल यह कि कोरोना से लापरवाही अभी भी लोग क्यों कर रहे हैं। आज इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच 15 साल से 18 साल के उम्र तक के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए सरकार तैयारियों में जुट गई है। साथ ही कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार की तैयारियां, चाहे वो कोरोना टेस्टिंग हो, अस्पतालों में दवाइयों की व्यवस्था या फिर ऑक्सीजन, सभी चीजों पर सरकार लगातार काम कर रही है। दूसरी तरफ अलग अलग शहरों में लापरवाही भी खूब देखी जा रही है। यही वजह है नए साल से पहले सरकार और प्रशासन की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। निश्चित रूप से कोरोना का संक्रमण तो हमें दिख रहा है और पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़े हैं। देश के बाकी राज्यों में भी बढ़े, मध्य प्रदेश में भी अपेक्षाकृत गति धीमी जरूर है पर केसेस आ रहे हैं। इसीलिए हम सब चुस्त दुरुस्त हैं और हर तरह की व्यवस्था के लिए हम सतर्क हैं और हम तैयार हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं। 3 तारीख से हम बच्चों का वैक्सीनेशन करेंगे और 10 तारीख से जो हमारा प्रिकॉशन डोज की बात प्रधानमंत्री जी ने की, उसकी भी हमारी तैयारी है। कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो अब तक प्रदेश में 7,93,768 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 7,82,950 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक प्रदेश में 10,533 लोगों की जांच जा चुकी है। 28 दिसंबर को 55,000 से अधिक सैंपल की जांच हुई, जिसमें 42 लोग पॉजिटिव पाए गए। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 0.07 हो गया है। प्रदेश में लगातार कोरोना के बढ़ते आंकड़े और सरकार की तैयारियों पर कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, वो भी सुन लीजिए। सरकार को जो है इस पर जिस सजगता के साथ सामने आना चाहिए, उस मामले में मुझे लगता है कि सरकार उतनी सजगता से सामने नहीं आ रही है। जिस तरीके से तैयारियां होनी चाहिए, अभी पूरी तरह से जो ऑक्सीजन के प्लांट्स थे उनकी जो है क्वालिटी एश्योरेंस नहीं हुई है, उनका जो है परीक्षण पूरी तरह से नहीं हो पाया है। दूसरी चीज़ ये है कि दवाइयों की, ऑक्सीजन बेड्स की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है मध्य प्रदेश में अभी। कुल मिलाकर प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार को रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील कर रही है, ताकि प्रदेश में ओमिक्रॉन को फैलने से रोका जा सके। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल अग्रवाल जी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा विक्की खोंगल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ देर में सनवर पटेल जी भी हमें ज्वाइन करेंगे बीजेपी की तरफ से। लेकिन राहुल जी, शुरुआत डिबेट की आज आपसे ही। मध्य प्रदेश सरकार अभी भी ये कह रही है कि हमारी तैयारियां हैं, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक राज्य हम देखें, राजधानी दिल्ली, जहां पर बहुत सख्ती कर दी गई है अभी से। क्या आपको लगता है कि इसकी जरूरत हमें अभी हर जगह है? शायद तभी हम मामलों को रोक पाएंगे, नहीं तो नए साल पर जिस तरीके से भीड़ जुट रही है, जगह जगह पर पर्यटन स्थल जो है वहां पर अच्छी खासी भीड़ है, मास्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये मुश्किल बढ़ा सकती है हमारी। देखिए, भीड़ होगी अगर कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होगा तो नंबर ऑफ केसेस तो बहुत तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि इसका वैसे भी इन्फेक्टिविटी रेट काफी ज्यादा है, तो वो तो होगा ही। बट मैं इसका दूसरा एक पार्ट भी, जो पब्लिक ओपिनियन है, वो भी बोलना चाहूंगा कि इतने लॉकडाउन होने के बाद, इतना इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस होने के बाद, पब्लिक को अब समझना चाहिए कि हम न्यू ईयर भी मना ले, हम सब कुछ मना ले, लेकिन ऐसे मनाएं ताकि चीज एक जो कोविड बिहेवियर है उसको हम फॉलो करके मनाएं, तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल, कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा सवाल विक्की खोंगल जी, आप लोग लगातार तैयारियों को लेकर उठा रहे हैं। विश्वास सारंग को अभी हमने सुना, वो अभी भी ये
कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सरकार की पूरी तैयारी है। आप लोग कितना तैयारियों को देख रहे हैं फिलहाल आंख कर, और क्या सारी चीज़ें चुस्त दुरुस्त दिख रही हैं सरकार की? कोरोना की लहर बड़े सवालिया निशान इस मध्य प्रदेश की सरकार ने उठाए थे, और लापरवाहियों के मामले में एक सजग विपक्ष होने के नाते हमने सरकार को। अभी आवाज़ नहीं आ पा रही है विक्की जी, आपके पास मैं लौटता हूँ। राहुल जी, एक सवाल और है कि टेस्ट की बात कही जा रही थी सरकार की तरफ से कि हम लगभग 70,000 टेस्ट करेंगे, लेकिन अभी भी जो आंकड़े हमारे पास हैं 55,000, 54,000, 58,000 और कुछ दिन 60-62 के आसपास टेस्ट हुए हैं। ये काफ़ी हैं अभी। कोविड के मामले मध्य प्रदेश में जिस रफ्तार से सामने आ रहे हैं उसके मुकाबले टेस्ट काफ़ी हैं, या अभी इनको और बढ़ाए जाने की ज़रूरत है? देखिए, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी की बात बताऊं, नंबर ऑफ टेस्ट अभी भी जो जब तक पब्लिक खुद नहीं आएगी, अभी भी जो ग्वालियर का मैं ग्वालियर की स्थिति बताऊं, अगर कोई भी पेशेंट सरकारी हॉस्पिटल या कहीं जा रहा है तो उसको टेस्ट के लिए मना नहीं किया जाता है। टेस्ट अब कई जगह प्राइवेट में भी कई जगह फ्रीली अवेलेबल है, तो टेस्ट के लिए मना नहीं हो रहा है, लेकिन पब्लिक कम आ रही है। जिसको भी हल्का सा डाउट हो रहा है वो आ रहा है, या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से किया जा रहा है। अभी केसेस इतने कम है कि वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से भी आप कम कर पाएंगे, एंड पब्लिक में भी अभी उसका इतना मैं कहता हूं भय नहीं है कि वो इतनी जल्दी अपने आप को टेस्ट कराए, तो इसलिए शायद वो नंबर ऑफ केसेस ऑफ टेस्टिंग कम है। ठीक है विक्की जी, आपकी आवाज शायद अब बेहतर आ पाएगी, आप अपनी बात रखिए। लोकेंद्र जी, पिछली 2 कोरोना लहरों में भी हमने एक सजग विपक्ष होने के नाते इस सरकार को चैतन्य करने का, सरकार की खामियों को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया है, ताकि जनहानि जो पिछले 2 लहरों में हुई है मध्य प्रदेश में वो ना हो। सरकार जागरूक बिल्कुल नहीं है, और सरकार को जैसा जागरूक होना चाहिए था वो अभी तक तो जागरूकता सरकार में दिखाई नहीं दे रही है। लगातार आप जैसे सम्मानित जनरल विश्वास सारंग जी के पास बाइट लेने पहुंचते हैं, लेकिन कहीं कोई विश्वास सारंग जी से, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये नहीं पूछता कि हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आखिर है कहाँ। स्वास्थ्य मंत्री अभी ओमिक्रॉन के दौरान, और जब हम ओमिक्रॉन और तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हुए विदेश दौरे पर थे, और अभी आए और खुद क्वारंटाइन कर, और जब थे भी देश में तब कोरोना गाइडलाइंस को लेकर लगातार बस समीक्षा बैठक कर रहे थे, और कहीं वो दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं आपको कुछ कमियां अभी फिलहाल में समझाने का प्रयास करता हूं आपके माध्यम से दर्शकों को, ताकि उनको बेहतर समझ दें। जो केसेस फिलहाल ओमिक्रॉन के जो इंदौर में सर्वाधिक केसेस पाए गए हैं, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जो मैं बात कर रहा हूं, तो कोरोना जो अभी नई गाइडलाइंस जो सेट की गई हैं उनमें लगभग 30 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के हिसाब से लगभग 30 लोगों की शिनाख्त होनी थी। वो अभी तक 30 लोगों की शिनाख्त नहीं कर पाए, इतना धीमा गति से वहां पर काम चल रहा है। लगभग 12, 15, 17 मैक्सिमम लोगों तक की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो पाई। इस प्रदेश के अंदर अभी भी भोपाल और इंदौर के जो सैंपल्स हैं वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए बाहर के प्रदेशों में भेजे जा रहे हैं। यदि हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए बाहर के, जब 2 साल हो गए मध्य प्रदेश में अभी तक जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए व्यवस्थाएं और प्रॉपर लैब्स नहीं तैयार हो पाई हैं, तो कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हम कर पाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो हमें टेस्टिंग यहाँ पर हो पाएगी, इसको बताइए आप। कितना डिले हो जाएगा, जब 5 दिन में 4 दिन में रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो कितना डिले होगा। ठीक है, हमारे साथ सनवर पटेल जी भी जुड़ गए हैं। सनवर पटेल जी, आपका स्वागत है। और सर, केसेस सब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और पैटर्न वही है, भोपाल, इंदौर, यहाँ पर सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। धीरे धीरे फैलाव अन्य जिलों में भी हो रहा है, एक्टिव केस की संख्या बढ़ रही है। दिल्ली ने देखिए अभी से पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। क्या मध्य प्रदेश में भी अब इस चीज की जरूरत लग रही है आपको, कि पैटर्न वही दिखाई दे रहा है, और ये कब विस्फोट में बदल जाए फिर स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाएगा? निश्चित रूप से देखिए, कोरोना की सेकंड लेयर के बाद ऐसे ही हम सब लोग बहुत अलर्ट मोड पर हैं, और ऐसी स्थिति में जब ओमिक्रॉन जो एक बड़े डरावने रूप में पूरे दुनिया में इसका नाम हमारे सामने आया है ओमिक्रॉन, और जब वो हमारे देश में भी उसने अपनी एंट्री की है, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो इस बात के लिए पूरी तरह संवेदनशील सरकार है, पूरी तरह से चिंता करने वाली सरकार है। और जो हमारे विद्वान मित्र कह रहे थे, मैं पूरी बात नहीं सुन पाया था विक्की भैया की कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन जितना मैंने उनका सुना है
तो जितना सेकंड लेयर के पीक पर मध्य प्रदेश में जो हमारी जांचें होती थी कोरोना की, लगभग उतनी ही आज की तारीख में हम 70,000 पर डे हमारी कोरोना की जांचें आज की तारीख में हो रही है, जिससे कि हम ये जांच ठीक से कर पाए कि कोरोना। नहीं, आंकड़े तो हैं सर, 70,000 तो 21 दिसंबर से देखें अभी तक एक भी दिन नहीं हुई है। मैक्सिमम जो जांच गई है 62,000 तक गई है। उन्होंने जिनोम लगभग बोला है, मैंने इसीलिए लगभग बोला है। मैं कोरोना जांच की बात कर रहा हूं सर। मैक्सिमम 62,000 जांच हुई है 24 दिसंबर को, 28 को 55, 27 को 54, 26 को 58, तो 70,000 जांच तो भी एक भी दिन नहीं है। देखिए 62,000 तक पहुंचे हम, 70,000 के, मैंने कहा है कि लगभग हम 70,000 के पास जा रहे हैं। 62,000 जांचें हो गई हर दिन, मतलब हम 70,000 के आसपास जा रहे हैं। ये जो पीक था कोरोना का तब 70,000 होती थी। और जो हमारे विद्वान मित्र कह रहे हैं जिनोम सीक्वेंसिंग की, निश्चित रूप से जिनोम सीक्वेंसिंग की जांच मध्य प्रदेश में बहुत जल्द शुरू हो रही है। और एक जगह नहीं, 5 स्थानों पर मध्य प्रदेश के जिनोम सीक्वेंसिंग हो। ये कहीं ओमिक्रॉन तो नहीं है, इस बात की चिंता मध्य प्रदेश की सरकार पूरी संजीदगी और पूरी संवेदना के साथ कर रही है। इसके साथ साथ ईश्वर न करे ये बीमारी कहीं भी बढ़े, लेकिन महामारी है, अगर आ जाती है तो हमने अपने मॉक ड्रिल के माध्यम से जो अपने 180 प्लांट है ऑक्सीजन के, उन सबको एक साथ एक ही समय में एक ही दिन पर हमने मॉक ड्रिल के माध्यम से। आपको लग रहा है कि पैटर्न दिखाई दे रहा है, भोपाल इंदौर को हम फिर से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा लोग आते हैं, यहीं पर सबसे ज्यादा मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और हम फिर उसी स्थिति में कम से कम इन 2 शहरों में आपको लगता है कि कुछ कोशिशें की जाएं ताकि मामले रोके जाएं? निश्चित रूप से देखिए, भोपाल और इंदौर हमारे महानगर की तरह है, और हमारे जो महानगर है वहां कनेक्टिविटी बाहर के लोगों की सर्वाधिक है। एयर कनेक्टिविटी हो चाहे ट्रेन कनेक्टिविटी हो, भोपाल और इंदौर में सबसे सर्वाधिक कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश में लोगों की बनती है। तो इन दोनों ही जिलों को खास नजर रखी जा रही है। और न केवल इन दोनों जिलों, मध्य प्रदेश ने सबसे पहले नाइट कर्फ्यू की शुरुआत की। रात को 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू की शुरुआत कर दी। और ये नाइट कर्फ्यू भी एक तरह से जन जागरण है, संदेश है कि हमको चेतना है, हमको कोरोना के नियमों का पालन करना है, दरवाजे पर खड़े ओमिक्रॉन से हमको बचना है और अपने प्रांत को बचाना है। इसीलिए देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने नाइट कर्फ्यू की मतलब ये चीज आप भी मानते हैं कि नाइट कर्फ्यू को हम बहुत ज्यादा सफल माने? ऐसा नहीं है, ये केवल एक संदेश भर हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से संदेश से ही शुरुआत होती है। हमको जन जागरण, अवेयरनेस, ये तो हमको करना ही होगा। जैसे ही दस्तक ओमिक्रॉन की मध्य प्रदेश में आने के पहले ही मध्य प्रदेश की सरकार ने 11 से 5 का कर्फ्यू लगाया। ये 11 से 5 का क्यों कर्फ्यू लगाया? इसलिए कि लोग सचेत हो, लोग में चेतना आए, उनमें जन जागरण बने कि ये कोरोना से को हमको आसानी से नहीं लेना है, कोरोना चला गया है, इसको बिल्कुल नहीं लेना है। ओमिक्रॉन मुहाने पर खड़ा है, हमें उससे बचना है, अपने प्रांत को बचाना है। ठीक, राहुल जी, क्या नाइट कर्फ्यू एक शुरुआती कदम काफ़ी है? अब 2 परसेप्शन है, एक का आपने जिक्र किया कि बहुत ज़्यादा पाबंदियां शायद अब हमारी पावर भी नहीं है सहन करने की, लेकिन दूसरा परसेप्शन ये भी है कि अगर अभी पाबंदियां नहीं की तो फिर हो सकता है कि ऐसी पाबंदियां करनी पड़े जिसका हम पहले भी दंश झेल रहे हैं अभी तक, फिर बहुत ज़्यादा सख्ती ना करनी पड़ जाए एकदम से। तो कौन सा परसेप्शन इस वक्त ज़्यादा स्ट्रांग है और कौन सा बेहतर ऑप्शन हो सकता है सरकार के सामने? देखिए, नाइट कर्फ्यू तो ठीक है, हो सकता है, बट जैसा अभी एमपी में हो रहा है कि अपन चीजें 50% पॉपुलेशन के साथ खोली जाएं, तो उससे एक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, थोड़ा कोविड बिहेवियर, अगर पब्लिक कोविड बिहेवियर फॉलो करे तो चीज थोड़ी कंट्रोल में रहे। नाइट कर्फ्यू तो फिर होना ही चाहिए, अगर वो भी नहीं हो, बिकॉज नाइट में ऐसा कोई आपके इकोनॉमिक, आप जो नाइट कर्फ्यू 11 o'clock से है, तो 90% जो भी बिजनेस है वो भी बंद हो चुके हैं तब तक। ठीक, एक अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है सरवर पटेल जी, वो ये है कि अब बच्चों के लिए भी, क्योंकि वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है और लगभग 48 लाख के आसपास मध्य प्रदेश में बच्चे हैं, इसको लेकर फिलहाल सरकार क्या तैयारियां कर रही है? क्या स्कूलों में ही जाकर वैक्सीन लगाने का कोशिश है या केंद्रों पर वैक्सीन लगेगी? और बच्चों की क्योंकि काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी हो जाती है, तो उसके लिए फिलहाल सरकार क्या तैयारी कर रही है? देखिए, आपने बड़ों की जब वैक्सीन की बात आई तो आपने देखा होगा कि तरह तरह के लोगों ने तरह तरह के भ्रम फैलाने का प्रयास किया।
कि वैक्सीन नुकसान कर देगी, इस वैक्सीन से फला बीमारी हो जाएगी, इस वैक्सीन से। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य अमले ने मिलकर मध्य प्रदेश के प्रशासन के साथ पूरे मध्य प्रदेश में जो वैक्सीन लगाने का काम किया है, वो न केवल केंद्रों तक सीमित रहा, वो गांव भी गया, वो चौपाल पर भी गया, वो खलिहान में भी गया और वो रोडों पर भी गया। तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से वैक्सीन को प्राथमिकता के साथ लगाया और जो हमारे टारगेट को अचीव किया, हम जो बेटे बेटियां हमारे उनको भी वैक्सीनेशन के काम में जैसी हमारी रचना बनेगी, उस रचना पर हम नीचे तक ले जाने का इसको काम करेंगे। और जिस प्रकार से हमने बड़ों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रोत्साहित किया, उनमें जन जागरण किया, उनमें चेतना फैलाने का काम किया, हम अपने बेटे बेटियों को भी उसी प्रकार से वैक्सीन लगाने का काम करेंगे। लेकिन उसके लिए कुछ तैयारी तो की होगी सर, क्योंकि बच्चों का मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है क्या? निश्चित रूप से, हाँ, निश्चित रूप से बेटे बेटियों का मामला कुछ अलग होता है। बेटे बेटियों को वैक्सीनेशन लगे, उसके लिए मध्य प्रदेश का अमला पूरी तैयारी कर रहा है और उसकी विस्तृत रिपोर्ट जैसे ही बनेगी हम आपके सामने तत्काल लेकर आएंगे। ठीक। विक्की खोंगल जी, देखिए अभी क्योंकि हम जब चर्चा कर रहे थे बच्चों के मसले पर भी मैंने सवाल किया तैयारियों को लेकर, लेकिन क्योंकि जो पाबंदियों की बात सामने आ रही थी, दिल्ली ने एक शुरुआत की है क्योंकि वहां पर ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन जो जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां भी अभी कोई बहुत ज्यादा पाबंदियों की तरफ देखा नहीं जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी केस तेजी से बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग वहां पर काफी कम है मध्य प्रदेश के मुकाबले, लेकिन केस ज्यादा आ रहे हैं, 20-22 हज़ार टेस्टिंग हो रही है वहां पर। तो कोई ऐसा मॉडल है आप लोगों के पास ताकि बहुत ज्यादा सख्ती भी ना करनी पड़े और इस बीमारी से निपटा भी जा सके? देखिए, दिल्ली चूंकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और देश की राजधानी है, इसलिए दिल्ली में जो सख्ती लगाई गई है वो जायज है। हम छत्तीसगढ़ से तुलना मध्य प्रदेश की इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मध्य प्रदेश से 4 गुना छोटा राज्य है। 4 छत्तीसगढ़ मिलेंगे तब जाके मध्य प्रदेश बनेगा। तो मध्य प्रदेश की रफ्तार यदि धीमी है तो मध्य प्रदेश को हमें किसी और स्टेट से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर स्टेट की परिस्थितियां अलग होती हैं। अब तो अपने स्टेट की बात करेंगे। मैं आप ही के चैनल पर डेंगू और मलेरिया के समय में बैठा था। इस बार डेंगू और मलेरिया जो है वो 3 गुना ज्यादा फैला था। तो हमने ये देखा था कि जबलपुर और हमारे ग्वालियर में जहाँ डेंगू और मलेरिया सर्वाधिक फैला था, वहां पर एक बेड के ऊपर 3-3 छोटे मासूम बच्चों को लेटाकर इलाज कराना पड़ रहा था। आज मध्य प्रदेश की में नीति आयोग की रिपोर्ट जब आई है, जिसमें मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में नीचे से 3रे स्थान पर है, देश के सबसे घटिया राज्यों में से है, तो हमारी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं जो पिछले 2 कोरोना में होंगी उसको भी ध्यान में रखकर नीति आयोग ने, केंद्र सरकार के नीति आयोग ने जो है अपनी रिपोर्ट तैयार की होगी। तो हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि ये फिसड्डी स्वास्थ्य सेवाओं के तमगे से हम कभी निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। ये कलंक हमारे माथे से कब निकल पाएगा? लगातार झूठ बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। पटेल साहब अभी कह रहे थे कि हमारे पटेल साहब सुन लीजिए, झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। उसी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि सुविधाओं को लेकर करवा ली, करवा ली। एक साथ करवाई हुई है, एक साथ करवाई है। 180 में से 164 ऑक्सीजन के प्लांट चालू रहे भाई। कह सकते हैं क्या? पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं। 164 ऑक्सीजन के प्लांट चालू पाए गए, 16 नहीं पाए गए, उनको भी दुरुस्त कर दिया गया है। ऑक्सीजन प्लांट जो है वो 100% कैपेसिटी से काम करने लगे। आपको सिर्फ विरोध करना है। आप एक बार बोल दीजिए, मार्क ड्रिल में आप एक बार बोल दीजिए, आप ऑन रिकॉर्ड एक बार बोल दीजिए, आप ऑन रिकॉर्ड बोल दीजिए एक बार। 164 एक साथ मार्क ड्रिल में चालू पाए गए, बचे हुए 16 ऑक्सीजन प्लांटों को दुरुस्त कर दिया गया है। और हम बेड की दृष्टि से, दवाइयों की दृष्टि से, ऑक्सीजन प्लांटों की दृष्टि से कितने ऑक्सीजन प्लांट्स में ये बताइए आप जरा। हम प्रार्थना करते हैं कि ये बीमारी कभी ना आए, लेकिन आती है खराबी तो पाई गई मध्य थी, प्रदेश की बताइए आप जरा। सरकार भोपाल में जेपी अस्पताल का, इसका सामना करेगी। अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूँ। और वही नीति आयोग की रिपोर्ट ये भी कह रही है, जिसका आपने उल्लेख किया है कि हेल्थ सुविधाओं के सुधार के मामले में मध्य प्रदेश अग्रसर है। चलिए ठीक, मैं राहुल जी से एक सवाल ले लेता हूं। मैं आ रहा हूं सर आप दोनों के पास। राहुल जी, आज एक केस सामने आया बड़ा अटपटा सा। एक विदेशी महिला सर इंदौर में मिली जिनको 4 वैक्सीन वो लगवा चुकी हैं, 4 वैक्सीन के डोज लगवा चुकी हैं, उसके बावजूद वो कोरोना संक्रमित मिली हैं। तो जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो लोग और आशंकित हो जाते हैं और उनके अंदर थोड़ा सा वैक्सीन को लेकर डर बैठता है।
देखिए, दो चीजें, एक वैक्सीन कभी भी ये नहीं था कि वैक्सीन से इन्फेक्शन नहीं होगा। ओनली थिंग इज वैक्सीन से अगर आप इन्फेक्शन हुए तो आपकी उसकी लक्षण बहुत कम होंगे। तो इन्फेक्शन होना उसके लक्षण होने में फर्क है। वैक्सीन के जिनको हो चुकी है, लग चुकी है, उसके बाद भी इन्फेक्शन तो हो सकता है, लेकिन उसके बस लक्षण कम होंगे, आपको एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे दवाइयों से ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात, मोस्टली जो वैक्सीन हैं, अगर जो जैसे आपने इंटरनेशनल ट्रैवलर बोला, तो मोस्टली बाहर की जो फाइजर या मॉडर्ना वैक्सीन हैं, ये स्पाइक प्रोटीन पे काम करती हैं। और जो ओमिक्रॉन वायरस है, ये इसमें स्पाइक प्रोटीन में ही 30 से ज्यादा म्यूटेशंस हो चुके हैं, जो देखे जा चुके हैं। कितने म्यूटेशंस ये तो नहीं मालूम अभी, लेकिन 30 से ज्यादा म्यूटेशंस तो अभी चेक किए जा चुके हैं। तो अगर उसमें ही म्यूटेशंस इतने ज्यादा हो चुके हैं, तो स्पाइक प्रोटीन के ऊपर जो वैक्सीन है वो कितनी कारगर होगी ये तो वक्त बताएगा। थोड़ा डाउटफुल है कि बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। ठीक, एक चीज जो मैं बीजेपी के प्रवक्ता से भी सवाल पूछ रहा था, क्योंकि अब हम 15 से 18 साल के बच्चों की तरफ बढ़ रहे हैं वैक्सीन लगाने की तरफ, तो राहुल जी, बच्चों के लिए कोई खास तैयारी करने की जरूरत है क्या? और एक मनोवैज्ञानिक तौर पर भी बच्चों को तैयार करना, पेरेंट्स को तैयार करना, क्या ये इतना आसान रहेगा सरकारों के सामने? क्योंकि पेरेंट्स में भी ये डर था कि हम बीमार पड़ जाएंगे, वो डर भगाना और बच्चों को खासकर तैयार करना। कुछ बच्चे, हालांकि 15 से 18 साल की उम्र थोड़ी फिर भी हम कहते हैं कि समझदार होते हैं बच्चे उस उम्र के, लेकिन फिर भी एक सुई का डर या फिर अगर बीमार पड़ जाते हैं, उस तरह की चीज़ें स्कूलों में खासकर क्या मॉनिटर किया जा सकता है? क्या बेहतर हो सकता है बच्चों के लिए? देखिए, मेडिकली तो अलग से कोई अगर मेडिकल टेक्निकल बात करें तो अलग से कोई उसका स्पेसिफिक तैयारी की जरूरत नहीं है। जैसा अडल्ट्स के लिए था कि एक आपके पास इमरजेंसी सिस्टम होना चाहिए अगर किसी में कोई प्रॉब्लम हुई, तो वही बच्चों के लिए सफिशिएंट है। लेकिन जो सेकंड आपने बात बोली, वो मैं कहूंगा जो पहले भी सोशल मीडिया पे एक नेगेटिव पब्लिसिटी, एक भय का माहौल बन गया था, उस चीज को मॉनिटर करना चाहिए सरकार को भी। और चाहे कोई भी पार्टी के हो, कोई भी समाज के हो, कोई भी जाति के हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर एक को वो चीज अवॉइड करनी चाहिए कि हम ऐसा कोई भी नेगेटिव न्यूज को पब्लिसाइज करें, क्योंकि व्हाट्सएप पे ही ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती हैं कि आप उसका कोई एंड नहीं है। नहीं, इसमें एक चीज़ और है कि ये आशंका रहती है कि तबीयत खराब हो सकती है, तो क्या इस तरफ सरकार को देखते हुए वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई उस तरीके से प्रभावित ना हो? पता चला कि स्कूल भी खुले हुए हैं, बच्चों को उसका भी प्रेशर है, वैक्सीन लग गई है, आराम भी नहीं मिल पा रहा है उस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें कि आप स्कूल वाइज उसको सिलेक्ट कीजिए, अगर आप स्कूल में लगा रहे हैं तो उसके बाद 1-2 दिन का अवकाश घोषित कीजिए। क्या ये सब चीज़ें जुड़नी चाहिए इसमें, ताकि बच्चों को एक प्रॉपर आराम मिल सके उस टाइम पर? देखिए, ये तो हर पेरेंट को एक इंडिविजुअल डिसीजन लेना होगा। आप सबको यूनिवर्सली बंद नहीं कर सकते। 2 साल से बच्चे बंद करके घर पे बैठे हैं। हर पेरेंट की एक ही चीज है कि बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, ऑनलाइन चल रही हैं क्लासेस, करा रहे हैं, लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है। कोई भी वैक्सीन लगती है, आप कोविड छोड़ दीजिए, बच्चों की इतनी जो वैक्सीन लगती है, 2-2 साल के बच्चे हैं, 6-6 महीने के बच्चे हैं, 2 साल पे 5 साल पे वैक्सीन लगती है, तो कोई भी वैक्सीन लगती है उसके बाद आपको बुखार आ सकता है, 1 दिन 2 दिन आ सकता है। सब में नहीं आता, कुछ में आता है। आता है तो क्रोसिन की गोली दे दी जाती है, सिंपल पैरासीटामोल की गोली दी जाती है। ये चीज तो जो 5 साल के बच्चों में वैक्सीन लग रही, जो रूटीन वैक्सीन प्रोग्राम है उसमें भी है, और बच्चे स्कूल जा रहे हैं तब भी लगवा रहे हैं। तो अगर बुखार आया है तो आप खुद छुट्टी लेके घर बैठ लें, नहीं है तो आप स्कूल जा सकते हैं। इसमें राहुल जी, क्योंकि आपने जनरलाइज ना किया जाए, क्रोसिन की इंडिविजुअल बेसिस पे पेरेंट्स को ही डिसीजन लेना चाहिए। ठीक, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और पेरेंट्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ मामले इस तरह के सामने आए सर, और एक साधारण सा ये मैसेज हो गया था कि आप वैक्सीन लगवा कर आए हैं तो आपको बुखार आए या ना आए, आप एक पैरासीटामोल खा लीजिए, एहतियातन तो बुखार नहीं आएगा। तो बच्चों के साथ ऐसा ना करें और हैवी कोई पैरासीटामोल की डोज ना दे दे बच्चों को। इसके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से, और अगर क्रोसिन की गोली दें तो वो कितनी पावर की हो, इसको लेकर भी सर थोड़ा सा जागरूक कर दीजिए। देखिए, ये तो बच्चों में ना अडल्ट में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बुखार से ज्यादा बच्चों में स्पेसिफिकली बुखार से आना ज्यादा हाइपोथर्मिया का टेम्परेचर कम हो जाए तो वो ज्यादा हार्मफुल होता है। बच्चों में अगर टेम्परेचर 100 डिग्री के ऊपर जाए तभी आपको पैरासीटामोल की गोली लेनी चाहिए,
बाकी उनके वेट के अकॉर्डिंग होता है, 625 की लेनी कि 500 की लेनी, कितने की लेनी, वेट के अकॉर्डिंग होता है। बिकॉज 15 से 18 साल के बच्चों का वेट, कईयों का वेट 60 kg भी हो सकता है, तो किसी का वेट 30 kg भी हो सकता है, तो वो वेट के अकॉर्डिंग होता है। बिल्कुल, ये काम कम से कम बच्चों के साथ तो ना करें, बड़ों के साथ भी नहीं करना चाहिए, हालांकि बहुत जरूरी है। बहरहाल शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, और सभी फैक्टर्स सभी हमें देखने होंगे ताकि इस वायरस से लड़ा जा सके। वैक्सीनेशन पर खास ध्यान देना। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।